हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। आज हम अपना लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में कई बार इस पे जो है क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लें। देखिए, जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता चला गया, एडवांसमेंट होता चला गया, वैसे ही वैसे हम लोग डेवलपमेंट करते चले गए। और इस एडवांसमेंट के, इस डेवलपमेंट के हमें बहुत सारे जो है पॉजिटिव बेनिफिट्स मिले। ठीक है, वो बेनिफिट्स को हम लोग यूज कर रहे हैं और अपनी लाइफ को क्या करते जा रहे हैं, इजी बनाते जा रहे हैं या लग्जीरियस लाइफ बनाते जा रहे हैं। लेकिन इन बेनिफिट्स के साथ साथ हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स भी मिली, जैसे रिसोर्स डिप्लीशन एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एज बाय। तो मींस हमारा जो रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज, वो खत्म होने लगे। एनवायरनमेंट के अंदर डिग्रेडेशन शुरू हो गया। कई तरह का पॉल्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर आ गया। तो ये देखा गया कि अभी तक जो हम विकास करते आ रहे थे, जो हम डेवलपमेंट करते आ रहे थे, वो कुछ इस तरह का डेवलपमेंट था कि बेनिफिट के साथ साथ हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी मिल रहे। ठीक है, फिर अगर हम आगे फ्यूचर की बात करें तो 2050 तक हमारे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ह्यूमन बींग्स की, वो 10 बिलियन हो जाएगी। और अभी कितनी है? 8 बिलियन। अभी 8 बिलियन है, 2050 तक वो 10 बिलियन हो जाएगी। तो ह्यूमन बींग के सामने, हमारे सामने एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर की, उनको कैसे पूरा किया जाएगा। कि जिस तरह का डेवलपमेंट हम आज की डेट में कर रहे हैं, क्या वो डेवलपमेंट इन चैलेंजेस को पूरा कर पाएगा? है ना। चैलेंजेस एक तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, उनकी डिमांड्स को पूरा करना है। और दूसरा चैलेंज ये भी है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो डे बाय डे जो है खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, डिप्लीटिंग द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज। तो डेवलपमेंट हैज टू विजुअलाइज इन अ होलिस्टिक मैनर वेयर इट ब्रिंग्स बेनिफिट्स टू ऑल। तो अब फिर ये सोचा गया कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि सभी लोगों को बेनिफिट मिल सके। है ना, सभी लोगों को बेनिफिट मिल सके, इसका मतलब ये है नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट जनरेशन बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन। कि डेवलपमेंट से जो भी फायदा हो, वो आज की जो हम प्रेजेंट जनरेशन है हमें तो बेनिफिट मिले ही, साथ में जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसको भी डेवलपमेंट से फायदा मिले। ठीक है, so there is an urgent need to interlink the social aspects with development and environment। तो आज की डेट में हमारे सामने ये बहुत अर्जेंट नीड है ना, कि सोशल एस्पेक्ट्स जो हैं, सोसाइटी के जितने भी सोशल एस्पेक्ट्स हैं, उनको डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के साथ कैसे लिंक किया जाए कि डेवलपमेंट भी होता रहे, एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो, और हमारी और फ्यूचर जनरेशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी नीड्स हैं, वो भी पूरी हो। ठीक है, अब देखिए, जब हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, है ना, तो 1970 के बाद डेवलप्ड कंट्रीज जो थी, वहां पे बहुत तेजी से नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो खत्म होने लगे। है ना, particularly by the developed countries since 1970 is fast heading towards unsustainable growth and collapse of our life support base। तो जो एनवायरनमेंट की तरफ से हमें लाइफ को चलाने के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है, जो बेस मिला हुआ है ना, तो वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा था, वो कोलैप्स होना शुरू हो गया 1970 के बाद। तो उसके बाद 1970 के बाद ये कहीं ह्यूमन बीइंग को, हम लोगों को ये धीरे धीरे समझ आने लगा कि अब तक जो डेवलपमेंट हम आ रहे हैं, इससे तो बात नहीं, इससे तो सिचुएशन जो है और ज्यादा खराब होती जाए। है ना, तो 1972 में सबसे पहले एनवायरमेंटल इश्यूज को सीरियसली डिस्कस किया। है ना, उससे पहले इस तरह की कोई चिंता नहीं थी। तो ग्लोबल कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज was first seriously discussed in 1972 at the Stockholm Conference। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में 1972 में, वहां पे एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके डिस्कशन किया गया था। However, there was no immediate serious follow-up action। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस हुई, एनवायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस किया गया, लेकिन इसका रिजल्ट, कोई ऐसा इमीडिएट रिजल्ट नहीं निकला, कोई सीरियस फॉलो अप एक्शन इसमें नहीं लिया गया। ठीक है, उसके फिर कई साल के बाद
एक कमीशन बनाया गया, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको ब्रंटलैंड कमीशन भी बोलते हैं। इसने 1987 में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी। और इस कमीशन ने ये बताया कि जो डेवलपमेंट अभी तक हम करते आ रहे हैं, अब उस डेवलपमेंट को छोड़ के हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअल में क्या होता है उसको समझ लेते हैं। द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा कर सके, लेकिन जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स है उनकी नीड्स के साथ कोई समझौता ना किया जाए, है ना। तो डेवलपमेंट ऐसा हो जो हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरा करे, आने वाली जनरेशन जो है उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको जो चीजें मिलनी चाहिए उनके साथ भी किसी तरह का कंप्रोमाइज ना किया जाए। तो जो चीजें हमें मिल रही हैं नेचर से, वही चीजें आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी मिलने चाहिए। जो रिसोर्सेज हम लोग यूज कर रहे हैं वो रिसोर्सेज आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी मिलने चाहिए। तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझाया गया, डेफिनेशन दी गई। और ये जो ब्रंटलैंड कमीशन था, इनकी रिपोर्ट थी ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, इसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। तो इसमें ये डेफिनेशन थी, ठीक है। अभी ये ब्रंटलैंड कौन थे? दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय द नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर G.H. ब्रंटलैंड, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उस टाइम पे 1987 में ये जो G.H. ब्रंटलैंड थे, ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर भी थे। तो इनकी चेयरमैनशिप में कमीशन बनाया गया था, ब्रंटलैंड कमीशन, जिसने ये डेफिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दी थी। उसके बाद 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है ये, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं UNCED। और ये हुई थी रियो दी जेनेरियो ब्राजील में, और इसको अर्थ समिट के नाम से जाना, ठीक है। तो 1992 में ये कॉन्फ्रेंस हुई, अर्थ समिट हुआ ब्राजील के अंदर। बहुत सारे देशों के यहाँ पे, जो यूनाइटेड नेशन के जो भी मेंबर कंट्रीज थी, वो यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे एक एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया, है ना। एक ट्रीटी या समझौता या रियो डिक्लेरेशन भी बोलते हैं इसको, है ना, या एजेंडा 21 भी बोलते हैं। रियो डिक्लेरेशन और एजेंडा 21 adopts a global program of action on sustainable development in social, economic and political context for the 21st century। तो एक जो प्रोग्राम बनाया गया वो ग्लोबल प्रोग्राम था, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके प्रोग्राम था, जिससे कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सभी एस्पेक्ट्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ पे जो एजेंडा के आगे 21 लिखा है, 21 का मतलब है यहाँ पे 21st सेंचुरी। उसके बाद अर्थ समिट सेकंड हुआ जोहान्सबर्ग में, है ना, जिसको जोहान्सबर्ग समिट भी बोलते हैं, 2002 में हुआ था ये। reiterated the global commitment to sustainable development to ensure the relationship between nature's resources and human needs, which means that the development which comes at the cost of natural resources should not exceed the planet's carrying capacity। तो अर्थ समिट सेकंड जो जोहान्सबर्ग में हुआ था, उसमें बेसिकली ये कहा गया कि जो रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उसमें एक रिलेशन एंश्योर करना है। और वो किससे एंश्योर होगा? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एंश्योर, है ना। और साथ में ये कहा गया कि जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो हमारे अर्थ की, हमारे प्लैनेट की कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड ना करे। देखिए, कोई भी सिस्टम होता है ना, उसकी अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे एक ग्लास है, ग्लास के अंदर आप पानी भर दीजिए, ऊपर फुल तक भर दीजिए, तो वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। लेकिन उससे एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो पानी क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हर एक सिस्टम की अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो हमारे अर्थ की भी अपनी कैरिंग कैपेसिटी है, अर्थ के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी अपनी एक कैपेसिटी है कि वो कितनी पॉपुलेशन को एक तरीके से फीड कर सकते हैं या फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, ना। तो ये सारी चीजें को देखते हुए हमारे सामने चैलेंज था, तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया, ताकि सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट के थ्रू, सॉरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हम डेवलपमेंट तो करें,
लेकिन हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें, ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी वो रिसोर्सेज मिल पाए। ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो एस्पेक्ट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। पहला है इसमें इंटर जनरेशनल इक्विटी, और दूसरा है इंट्रा जनरेशनल, है ना। इक्विटी का मतलब है यहाँ पे इक्वलनेस से, बराबरी की बात की गई है। तो पहले देख लेते हैं इंटर जनरेशनल इक्विटी। This emphasizes that we should minimize any adverse impact on resources and environment for future generations। ठीक है। तो इंटर जनरेशनल इक्विटी में दो जनरेशन की बात की गई है। एक जनरेशन प्रेजेंट जनरेशन है, और दूसरी जनरेशन आने वाली फ्यूचर जनरेशन है। दोनों को इक्वल लेवल पे रखने की बात की गई। और ये कहा गया है कि हमें अपने रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट में किसी भी तरह के जो भी एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करना चाहिए, ताकि वो रिसोर्सेज और हेल्दी एनवायरनमेंट फ्यूचर जनरेशन को मिल सके। दैट इज वी शुड हैंड ओवर अ सेफ, हेल्दी एंड रिसोर्सफुल एनवायरनमेंट टू अवर फ्यूचर जनरेशन। कि हम जो है बेसिकली इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि हमारे रिसोर्सेज बचे रहें, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो भी डैमेज ना हो, और हम आने वाली जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए एक सेफ, हेल्दी और रिसोर्सफुल एनवायरनमेंट जो है वो छोड़ के जाए, है ना। तो आने वाली जनरेशन को हम क्या दें? एक हेल्दी एनवायरनमेंट। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली इफ वी स्टॉप ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस वेस्ट डिस्चार्ज एंड इमिशंस, एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर हम अपने रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, उनको कंजर्व करेंगे, जितना ज्यादा वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है ना, वेस्ट चीजें निकल रही हैं इंडस्ट्री से या सब जगह से, उसको रिड्यूस किया जाए। जितने भी इमिशंस निकल रहे हैं उनको भी रिड्यूस किया जाए, जिससे पॉल्यूशन की समस्या धीरे धीरे कम हो, और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन किया जाए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम आने वाली जनरेशन को हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकते हैं। दूसरा है इंटर जनरेशनल इक्विटी। इंटर जनरेशनल, सॉरी, इंट्रा जनरेशनल इक्विटी। इंट्रा का मतलब यहाँ पे है कि दो नेशन की बात की गई है ना। इंट्रा, इंट्रा जनरेशनल इक्वल इक्विटी की मतलब है यहाँ पे कि दो नेशन, दो देशों की बात की गई है। और वो दो नेशन कौन से हैं? एक पूरी तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और दूसरी तरफ पुअर कंट्रीज हैं। तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा जो है वेल्थ गैप है ना। जो डेवलप कंट्री है बहुत ज्यादा अमीर है, और जो पुअर कंट्री है वो अभी अंडर डेवलप्ड है ना, डेवलपिंग स्टेज में है, वो पुअर कंट्री है। तो उनके बीच में जो एक वेल्थ गैप है, अमीरी गरीबी का जो गैप है, उसको कम करने की बात की गई। This emphasizes that the development processes should seek to minimize the wealth gaps between and within nations। ठीक है। डेवलपमेंट या डेवलपमेंट प्रोसेस इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि जो नेशंस के बीच में वेल्थ गैप है उसको मिनिमाइज किया जा सके, उसको कम किया जा सके। तो इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले कर सकती है। द टेक्नोलॉजी शुड एड्रेस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। टेक्नोलॉजी इस तरह की होनी चाहिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सके, उनको टैकल किया जा सके। कैसे? कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसिंग ब्रॉड टॉलरेंट वेराइटीज फॉर अनसर्टेन क्लाइमेट्स, वैक्सीन्स फॉर infectious diseases, क्लीन फ्यूल्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। अब मान लीजिए डेवलप्ड कंट्रीज जो है, जो रिच कंट्रीज है, उनके पास इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी है कि जहां उनके पास क्लीन फ्यूल की टेक्नोलॉजी है, उनके उन्होंने कुछ ऐसी वैक्सीन्स बना ली हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज को दूर कर सकती हैं। उन्होंने कुछ क्रॉप की ऐसी वैरायटी बना ली हैं जो ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटीज है। तो उनको इस तरह की टेक्नोलॉजी क्या करना चाहिए? पुअर कंट्रीज को प्रोवाइड करनी चाहिए, है ना। अब पुअर कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड होना चाहती हैं, तो वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारा पैसा खर्च करेंगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो अपने नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करेंगी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी दूसरे देश के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर वो कंट्रीज उन पुअर कंट्रीज को वो टेक्नोलॉजी क्या कर पाएंगी? दे पाएंगी, है ना, ट्रांसफर कर पाएंगी, उनका यूज उनके लिए भी कर पाएंगी। तो वो पुअर कंट्रीज के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको सेव किया जा सकता है।
तो दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विल सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द पुअर कंट्रीज एंड हेल्प इन नैरोइंग द वेल्थ गैप एंड लीड टू सस्टेनेबिलिटी। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से जो पुअर कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सपोर्ट मिलेगा, और कंट्रीज के बीच में जो वेल्थ गैप है वो कम होगा, और जब वेल्थ गैप कम होगा, नेशन इक्वल लेवल पे आएंगे, तो वो सस्टेनेबिलिटी को लीड करेगा। ठीक है, वहीं से सस्टेनेबिलिटी जो है एक तरीके से आना शुरू हुई। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज क्या है? The Sustainable Development Goals (SDGs) adopted by the United Nations General Assembly in September 2015 consist of 17 goals to be achieved by 2030 to make the world a more sustainable and equitable society for all. 2015 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी उसने कुछ गोल सेट किए। ये टोटल गोल थे 17, इनको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इनके लिए जो टाइम रखा गया वो ये रखा गया कि 2030 तक ये 17 गोल्स जो हैं अचीव कर लेने। अगर ये 17 गोल 2030 तक अचीव हो जाते हैं, तो हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो जितनी भी कंट्रीज हैं, वो क्या हो जाएंगी, वो ज्यादा सस्टेनेबल हो जाएंगी, और सोसाइटी भी कैसी हो जाएगी, इक्विटेबल हो जाएगी। ठीक है, और बेसिकली इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन एम था, वो यही था, टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, वर्ल्ड को चेंज करना, है ना। अब देखिए, ये कुछ इसमें से 17 गोल्स इधर फिगर में आप देखिए, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, then response, consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice, strong institutions and partnerships for the goal। तो ये 17 गोल्स रखे गए हैं। जैसे नो पॉवर्टी, कि 2030 तक पूरी गरीबी खत्म करनी है ना। जीरो हंगर, 2030 तक कोई भी भूखा ना सोए अर्थ के ऊपर, ह्यूमन। तो इस तरह के 17 गोल्स रखे गए हैं। तो अगर ये गोल्स अचीव हो जाते हैं, तो सोसाइटी भी इक्वल होगी, और वो डेवलपमेंट भी कैसा हो जाएगा, सस्टेनेबल हो जाएगा। दे आर अ कॉल They are a call to action to end poverty and inequality, protect the planet, and ensure that all people enjoy health, justice, and prosperity। तो अगर ये गोल पूरे होते हैं, तो सभी लोग एक तरीके से हेल्दी होंगे, जस्टिस मिलेगा उनको, और वो प्रॉस्पेरस, समृद्ध अपने आप को मानेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये 17 गोल्स हैं जो वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रखे गए हैं, और इनको 2030 तक बेसिकली क्या करना है, अचीव करना है। अभी जो टोटल 17 गोल्स हैं, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है, दैट इज एक्शन इन वन एरिया विल अफेक्ट आउटकम्स इन अदर। अगर हम किसी भी एक गोल को उठा के उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो बाकी गोल्स में भी देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम नो पॉवर्टी के लिए काम करें, गरीबी को हटाने का काम करें, तो जाहिर सी बात है, जब गरीबी को हटाने का काम करेंगे और गरीबी खत्म होती जाएगी, तो जीरो हंगर अपने आप खत्म, है ना। जो हंगर है, जीरो हंगर नहीं, जो हंगर है, जो भूख है, जिन लोगों को खाना नहीं मिलता, तो वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व। ठीक है, नाउ लास्ट में, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर हम ये सारी चीजें करेंगे, तो हमारा डेवलपमेंट एक तरीके से क्या हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करे। जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उससे कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले कोई भी कंट्री जो है, अपने पॉपुलेशन को स्टेबल करने का काम। दूसरा, इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग। किसी भी कंट्री के पास जितनी लैंड या जितनी जमीन अवेलेबल है, उसकी प्लानिंग करे कि उस लैंड को, उसको किस तरीके से यूज करना है ना। तो लैंड यूज प्लानिंग में बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि
कितना एरिया जो है एग्रीकल्चर के लिए रखना है, कितना एरिया फॉरेस्ट के लिए रखना है, कितने एरिया पे इंडस्ट्रीज बनानी है। तो इस तरीके से लैंड यूज प्लानिंग की जाए। उसके बाद किसी भी कंट्री के पास जितनी बायोडायवर्सिटी है, प्लांट्स एनिमल है, उनको कंजर्व किया जाए, है ना। किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, नॉइज हो, सॉइल हो, उसको कंट्रोल किया जाए। ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए। अगर वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है, चाहे वो वेस्ट वाटर है या सॉलिड वेस्ट है, किसी भी तरह का मटेरियल है, तो उसकी रिसाइकलिंग की जाए। और हर एक लेवल पे एनवायरमेंटल एजुकेशन और अवेयरनेस वो दी जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को एनवायरमेंटली एजुकेट किया जाए। तो जिससे क्या होगा, जिससे सभी लोग अपना कुछ ना कुछ रोल प्ले कर पाएंगे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। तो अगर कोई भी कंट्री इन सब चीजों के ऊपर, इसमें और भी पॉइंट्स हैं लेकिन ये मेन पॉइंट्स हैं, अगर कोई भी कंट्री इन 7 पॉइंट्स के ऊपर काम कर लेती है, तो हम कह सकते हैं कि उस कंट्री का जो भी विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, वो सस्टेनेबल हो रहा है। वहां पे रिसोर्स को भी सेव किया जा रहा है और एनवायरमेंट को भी पॉल्यूशन से बचाया जा रहा है ना। तो बेसिकली जो हमारा एनवायरमेंट है, हमारी जो सोसाइटी है ना, और हमारी जो इकोनॉमी है, उनको तीनों को अगर हम सम अप करें, तो बीच में जो ये पार्ट मिलता है, तीनों को हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो पार्ट मिलता है, ये हमारा क्या है, सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल डेवलप। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। लर्न विद राजी। थैंक यू।